अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ का मैं फुल डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एंट्री टेस्ट हैं, नस्ट, यूईटी, जीकी, प्यास वगैरह तमाम एमसीक्यूज पास पेपर के मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप लोगों ने फुल लेक्चर कंप्लीट एंड तक सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं जब एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे अभी ये दो नेगेटिव चार्जेस अपने एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वजह से ये रिपेल हो जाएंगे। इसी तरह अब दो अपोजिट चार्जेस, उनको जब हम एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बेसिकली कूलम्स ने ये फोर्स मेजर की थी, जिस फोर्स के साथ वो एक दूसरे को दो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो कूलम्स लॉ है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है कि कितनी फोर्स से दो चार्जेस रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये देता है हमें कूलम्स लॉ। और ये चार्ल्स कूलम ने ये ला दिया था, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था ये, 1784 एडी के अंदर इसने ये ला दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एम्पेरिकल लॉ है। पहले उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स की रिजल्ट्स के अंदर से इसने ये लॉ को ड्राइव किया था। तो एम्पेरिकल लॉ वही होता है जो एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट से कोई भी लॉ बनाया जाता है। अब कंडीशंस कूलम्स लॉ के याद रखें। जो कूलम्स लॉ है बेसिकली ये पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है, जो पॉइंट के ऊपर चार्ज होता है, वेरी स्मॉल चार्जेस के ऊपर। अब जैसे ये आपको दो चार्जेस नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट चार्जेस नहीं हैं, ये बड़े चार्जेस हैं। मगर अगर इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ने लग जाए, अब इनके साइज़ की निस्बत इनके दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इनको दूर से देखने से हमें ये पॉइंट की तरह नज़र आ रहे हैं, तो ये पॉइंट चार्जेस होते हैं। तो पॉइंट चार्जेस के ऊपर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। ये स्टैटिक चार्जेस पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर एक चार्ज रेस्ट पे है, दूसरा मूव कर रहा है, तब भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर दोनों चार्जेस मोशन में हैं तो फिर ही कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड पे मैं आप लोगों को इसके लिमिटेशन भी बताऊंगा। दूसरा एक और पॉइंट याद रखें कि दो चार्जेस एक दूसरे से खास डिस्टेंस पे होने चाहिए ताकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ना डोमिनेट कर जाए कूलम फोर्स के ऊपर। जैसे कि अभी देखें, जो हमें पता है कि दो जो सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मगर आपने कभी सोचा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो फिर एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रोटॉन पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इनको तो कूलम फोर्स एक्ट कर रही है ना इनके दरमियान, तो फिर ये रिपेल क्यों नहीं कर रहा है? इसकी क्या लॉजिक है, ये सोचें आप। अब बेसिकली होता क्या है कि जो दो चार्जेस एक दूसरे के करीब होते हैं जब, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एक फोर्स लगा के, वो कूलम फोर्स हम पढ़ भी चुके हैं। मगर अगर एक खास डिस्टेंस से ज़्यादा दो चार्जेस एक दूसरे के करीब आ जाएं तो फिर उनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डिवेल्प होती है जो कि कूलम फोर्स को ओवरकम कर जाती है। तो यही वजह है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन आपस में क्यों पैक होते हैं, वो इतना एक दूसरे के करीब होते हैं, क्लोज होते हैं कि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स आपस में क्लोजली पैक होते हैं और ये कूलम फोर्स पे ओवरकम कर चुकी होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस होना चाहिए, उस डिस्टेंस के ऊपर उनके ऊपर कूलम फोर्स एक्ट करेगी ताकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट ना करे। तो यही ये पॉइंट लिखा हुआ था कि दोनों चार्जेस के दरमियान एक ख़ास फासला होना चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट ना करे कूलम फोर्स के ऊपर। अब इसकी स्टेटमेंट आप देखें, ये दो चार्जेस है, फ़र्ज़ करें दोनों के ऊपर +2 कूलम चार्ज है दोनों के ऊपर, तो ज़ाहिर है अब इन दोनों पे सेम चार्ज है तो एक दूसरे को फोर्स लगा के ये रिपेल करेंगे। अब अगर हम इनके ऊपर चार्जेस बढ़ा दें, दोनों के ऊपर 4 कूलम हम चार्ज बढ़ा देते हैं, तो चार्ज बढ़ाने से उसका मैग्नीट्यूड फोर्स ज़्यादा वो लगेगी, ये दोनों ज़्यादा फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ज़्यादा दूर जाएंगे। तो जो हमारे पास फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट का पहला पार्ट है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कूलम्स ने आगे दो और ऑब्जर्वेशन की थी। पहली उसने ऑब्जर्वेशन ये की थी कि जैसे जैसे दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उनके दरमियान जो रिपल्शन या अट्रैक्शन की फोर्स है वो कम होती जाएगी। तो पहली तो इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो फोर्स दो चार्जेस के दरमियान है और जो डिस्टेंस है उनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। तो ये इसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी और इसने टॉर्शन बैलेंस यूज़ किया था। मैं अगेन आपको वही बता रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटल है, पहले इसने एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट से उसने ये ला ड्राइव किया था। दूसरी ऑब्जर्वेशन इसने क्या की कि जैसे जैसे दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ, जिस तरह मैग्नेट से दूर जाते जाएं तो उसकी मैग्नेटिक फोर्स कम होती है। दूसरी इसने ऑब्जर्वेशन ये मैयर की कि अगर दो चार्जेस में फ़र्ज़ करें डिस्टेंस डी है, अब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, फोर्स एफ है,
अगर ये डिस्टेंस बढ़ा के डबल कर दिया जाए तो इनके दरमियान की फ़ोर्स हाफ़ नहीं होगी, बल्कि उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, जो फ़ोर्स है इनके दरमियान वो हाफ़ की बजाय 4 टाइम कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस का और फ़ोर्स का इन्वर्स स्क्वायर लॉ होल्ड है, यानी कि जो फ़ोर्स है कूलम फ़ोर्स वो इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकल फ़ॉर्म ये बनेगी, जो कूलम फोर्स है वो दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को कंबाइन करें, डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो के आएगा, जिसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी थी, के का पता चला। यहाँ से आप के को सेपरेट भी कर सकते हैं। और ये जो के है बेसिकली ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, एयर है, वैक्यूम, या एयर है या कोई रबर है, क्या चीज़ है, यानी मीडियम पे। मीडियम यानी अब देखें ना, दो चार्जेस एयर में पड़े हुए हैं तो और फोर्स है, उठा के पानी में रख दें फोर्स कम हो जाएगी। तो यहाँ से पता चला ये जो के है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, जैसे अगर हम फोर्स को न्यूटन में, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, चार्ज को कूलम में, तो तब के की वैल्यू और होगी। अगर आप फोर्स की जगह इसका यूनिट डाइन यूज़ कर लें, डिस्टेंस की जगह सेंटीमीटर, तो तब के की वैल्यू और आएगी। तो यहाँ से हमें पता चला के दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये के का यूनिट भी आपने याद रखना है। अब हम दो जगह पे, पहले कूलम फोर्स वैक्यूम के अंदर डिस्कस करेंगे, फिर कूलम फोर्स हम किसी और मीडियम में। तो ये दो आगे नेक्स्ट पार्ट होंगे। इन्हीं में से फिर मैं आपको एमसीक्यूज भी यूनिवर्सिटी वाले बता देता हूँ। ये अब हमारे पास है कूलम फोर्स वैक्यूम के अंदर, तो ज़ाहिर है के मीडियम पे डिपेंड करता है तो के वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू होती है 1/4 पाई ई नॉट। ये आपने डायरेक्ट याद रखना है। अब ये बेसिकली ई को हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। जिस तरह हमारे पास ये लेटर्स होते हैं ना ABC, उसी तरह ग्रीक के लेटर्स होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो एप्सिलॉन है ये हमारे पास ग्रीक लेटर है, ये आप लोगों को अब यहाँ से एप्सिलॉन का आइडिया हो गया होगा। तो वैक्यूम के लिए हम जो ई नॉट यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं कि। तो अब आप क्या काम करेंगे, ई नॉट हमें पता चल गया। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि कितना जो फ्री स्पेस है वो चार्जेस की, ये जो कूलम फोर्स इसको अपने अंदर से अलाउ करती है। तो बेसिकली परमिटिविटी को परमिशन के मीनिंग में लिया जाता है कि वो एयर या वैक्यूम जो भी मीडियम है वो अपने अंदर से कितनी परमिशन देता है कूलम फोर्स को पास करने की। मगर रियलिटी में जो परमिटिविटी है ये परमिशन का रेसिप्रोकल होती है, मतलब उसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एयर के लिए ई नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है यूनिट इसका। अब देखें ये एयर के लिए या वैक्यूम के लिए एप्सिल परमिटिविटी, ई नॉट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू कितनी कम है। तो अगर परमिटिविटी की वैल्यू कम होगी तो परमिशन ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए इनका इन्वर्स रिलेशन है, मैं भी आपको बता रहा था। तो यही वजह है कि जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर हो या एयर के अलावा वैक्यूम हो, तो तब मैक्सिमम कूलम फोर्स एक दूसरे पे वो दोनों चार्जेस एग्जर्ट करते हैं, क्योंकि परमिटिविटी कम है और कूलम फोर्स की परमिशन उसमें से ज़्यादा होती है, एयर या वैक्यूम में से। तो अगर आप यहाँ पे इस के वैक्यूम वाला जो है इसमें 1/4 पाई की जगह 3.14 ई नॉट की ऊपर वाली वैल्यू प्लग इन करेंगे तो के आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9। अब ज़ाहिर है आप इधर से अगर देखें कि के और ई नॉट इनमें इन्वर्स रिलेशन है, तो जो ई नॉट का यूनिट है उसका आप रेसिप्रोकल कर दें, यानी आप ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पहले लिख लें पर कूलम स्क्वायर। तो ये भी आपको पता चल गया। ये वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर के लिए के का वैल्यू है। तो वेक्टर फॉर्म में इसके ऊपर मैं अब अलग से मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, वेक्टर फॉर्म जो कूलम फोर्स के। अभी फिलहाल आप याद रख लें ये मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है कूलम फोर्स की। अब इसमें से मैं आप लोगों से नस्ट के एक पास पेपर का एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एज कांस्टेंट वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, ये तमाम की सेम वैल्यू होती है। तो बच्चे फ़ौरन से डेल्टा लगा देते हैं। वो कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू फिक्स होती है, कूलम कांस्टेंट भी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 है। अभी मैं अब आपको बताता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट देखें, वैक्यूम के अंदर तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, मगर यही जब लाइट ग्लास में से गुजरती है तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ना रही। इसी तरह ये जो कूलम कांस्टेंट है, अभी मैंने कहा था ये मीडियम पे डिपेंड करता है। एयर में दो चार्जेस में और फोर्स होगी, वही चार्जेस उठा के वाटर में रखने फोर्स कम हो जाएगी। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चाहे आप चांद के ऊपर जाके उसकी ग्रेविटी निकालें, जी का वैल्यू फिक्स रहेगा 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34। तो कुछ कांस्टेंट यूनिवर्सल होते हैं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल है, ये हर जगह सेम रहता है। और कुछ हमारे पास कंडीशनल कांस्टेंट होते हैं, जिस तरह ये स्पीड ऑफ लाइट और कूलम कांस्टेंट है, तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। तो इस तरह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे ये टेस्ट। अदरवाइज फिर ऐसे ही होगा जैसे अभी आपके जहन में आ रहा था, ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यू। तो बीटा इसका ठीक ऑप्शन है। उसके बाद आप कुछ की पॉइंट्स याद रखें। ये कूलम फोर्स का फार्मूला था, अगर दोनों चार्जेस को डबल कर दिया जाए और उनके दरमियान डिस्टेंस सेम रखा जाए तो कूलम फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगी। ज़ाहिर है डबल डबल से मल्टीप्लाई होकर 4 टाइम। इसी तरह अगर
हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो कूलम फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस डबल करेंगे ना, डबल का स्केयर 4, 4 1/4 बाहर निकाल लें तो फोर्स जो है वो 4 टाइम कम हो जाएगी। और याद रखें कि फोर्स और डिस्टेंस का इन्वर्स स्केयर ला, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ मैं आप लोगों से NET, ECAT, GK या प्यास के पास पेपर के MCQs डिस्कस करता हूँ जो कूलम ज़ला में से आए हैं। तो पहले तो ये जर्नल प्रैक्टिस के लिए MCQs है। वो कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस R है और उनके दरमियान फोर्स F है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपने बतानी है, अगर चार्जेस डबल हो जाएं, तो अभी मैंने कहा था चार्जेस डबल होंगे तो फोर्स 4 टाइम पड़ेगी, बीटा ऑप्शन। अब दूसरा देखते हैं, अगर डिस्टेंस उनके दरमियान हाफ कर दिया जाए, तो पहले तो ये देखें ना, ये कूलम फोर्स का फार्मूला था हमारे पास। अब मैं डिस्टेंस R की जगह हाफ कर देता हूँ, R/2। तो R/2 को ऊपर स्केयर भी है, बटे का बटा 2R है, वो ऊपर चला जाएगा। 2 का स्केयर 4 होता है, तो फोर्स हमारे पास 4 टाइम बढ़ जाएगी। तो इस दूसरे का भी बीटा ऑप्शन है। अब वो कहता है अगर चार्जेस डबल हो जाएं और डिस्टेंस भी हाफ हो जाए तो फिर क्या होगा। तो अगेन देखें, चार्जेस डबल कर दें, डबल डबल से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर 4 आ जाएगा। डिस्टेंस हाफ करें तो ये R/2 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर ऊपर चला जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 टाइम फोर्स बढ़ेगी। आगे वो कहता है अगर चार्जेस भी डबल हो जाएं और उनके दरमियान डिस्टेंस भी डबल हो जाए, तो देखें अब चार्जेस डबल होंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, डिस्टेंस डबल होगा, डबल का स्केयर 4, नीचे भी 4 से कट के फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस लास्ट वाले में। तो आई होप कि ये आपको प्रैक्टिस हो गई है। अब हम एक और MCQ डिस्कस करते हैं। वो कहता है अगर फोर्स चार्जेस के दरमियान F है तो किस डिस्टेंस पे फोर्स हाफ होगी। अब देखिए उसने चार्जेस सेम कंसिडर किए, चार्जेस नहीं चेंज हो रहा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, आपसे डिस्टेंस पूछा जाए कि किस डिस्टेंस पे फोर्स हाफ होगी, तो आप लोगों ने कूलम फोर्स का फार्मूला लिखना और उसमें डिस्टेंस बारी बारी पुट करते जाएं, तमाम ऑप्शन वाला। जिस पे आपको फोर्स हाफ मिल जाए वो ऑप्शन होगा। जैसे पहले देखें डिस्टेंस 2R है, तो R की जगह पे आप 2R पुट कर दें, इसका स्केयर करें, 1/4 साइड पे करें, तो यहाँ से आप देखें आपके पास फोर्स 4 टाइम कम हुई है। हमें तो ये देखना है कि फोर्स हाफ किस डिस्टेंस पे होती है। तो इसी तरह अब आप दोबारा देखें, ये हमारे पास कूलम फोर्स का फार्मूला था जब डिस्टेंस R था। अब हम डिस्टेंस कितना लेते हैं, बीटा ऑप्शन वाला, R/2 रूट। तो R की जगह पे लिखें R/2 रूट, ऊपर स्केयर करें, तो ये 2 रूट का स्केयर जब होगा तो ये 2 बनेगा, बटे के बटे में 2 आ रहा है, ऊपर चला जाएगा। अब ये देखें फोर्स 2 टाइम बढ़ गई है। हमें तो चाहिए कि किस डिस्टेंस पे फोर्स हाफ होगी। तो अगेन अब आप लोगों ने अब सी वाला ऑप्शन इसमें पुट करना है कूलम्स लॉ के फार्मूला में। आर की जगह पे 2 रूट टाइम्स आर पुट करें, ऊपर स्केयर भी है, तो ये 2 रूट का स्केयर 2 आ जाएगा। ये 1/2 साइड पे कर लें आप, तो ये देखें अब हमारे पास क्या होगा, जो कूलम फोर्स है वो हाफ हो गई है। यानी इस डिस्टेंस पे 2 रूट टाइम्स आर, 2 रूट होता है 1.4, तो 1.4 टाइम्स आर का अगर डिस्टेंस करेंगे तो हमारे पास कूलम फोर्स हाफ हो जाएगी। तो इस तरह आपने इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना है। ये बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है जीकी नस्ट वगैरह में कि किस डिस्टेंस पे फोर्स हाफ होगी। तो इस तरह बारी बारी ऑप्शन कूलम फोर्स में पुट करते जाएं डिस्टेंस की जगह। चार्जेस तो ज़ाहिर है सेम है, वो उसने मेंशन ही नहीं किया, तो Q1 Q2 ही लेना है। अब सी इसका ऑप्शन ठीक है, डी वाले भी देख लें क्यों नहीं ठीक। ये कूलम फोर्स थी ना, आर की जगह पे अब R/3 पुट करें, तो इधर पुट करें R/3 का स्केयर, तो ये R/9 और वो बटे का बटा 9 था वो ऊपर चला गया, तो 9 टाइम फोर्स इंक्रीज हो जाएगी इतना डिस्टेंस करने से। तो इसका मतलब हाफ 2 रूट टाइम्स आर डिस्टेंस के ऊपर फोर्स होगी। अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन इसका करते हैं। वो कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट, एक चार्ज क्यों है इसको डिवाइड कर दें दो पार्ट्स के अंदर, तो उन दोनों के वो जो दो पार्ट्स होंगे चार्ज के, उनमें मैक्सिमम फोर्स कब होगी। तो इस तरह का जब क्वेश्चन है, अब देखें आप लोगों ने पहले कूलम्स लॉ का फार्मूला लिख लेना है। अब उसने चूंकि डिस्टेंस नहीं मेंशन किया, डिस्टेंस सेम है, तो आप लोगों को पता है कि कूलम फोर्स चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो दो पार्ट होंगे आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इन पार्ट्स को। जिस प्रोडक्ट ने आपको मैक्सिमम आंसर दे दिया ना, वो कूलम फोर्स मैक्सिमम होगी उन दो पार्ट्स में। तो पहले मैं इस ए ऑप्शन के दोनों चार्जेस के पार्ट को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो Q/2 से मल्टीप्लाई किया तो Q²/4 आ गया। अब मैं दूसरे ऑप्शन वाले दोनों चार्जेस के पार्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 2Q²/9 आ गया। और सी वाले में जब मैं दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3Q²/16। अब आप देखें Q²/4 यानी ये 1/4, ये मैक्सिमम आंसर हमें इस प्रोडक्ट का नज़र आ रहा है, क्योंकि 2/9 और 3/16 इनका आंसर कम आता है 1/4 की निस्बत। तो ए इसका ऑप्शन ठीक है। इसी के रिलेटेड मैं आपको वैल्यूज़ लेके ये क्वेश्चन समझाता हूँ कि एक चार्ज है 24 कूलम का, उसके दो पार्ट करने हैं, तो उन दोनों पार्ट्स में फोर्स मैक्सिमम होगी कब, वो दो पार्ट किस तरह से होने चाहिए। तो अब ये आपके पास ऑप्शन है। अगेन देखिए, हमें पता है ये कूलम फोर्स है, डिस्टेंस तो सेम है, तो जो कूलम फोर्स है वो दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप क्या काम करेंगे, पहले पार्ट की प्रोडक्ट ले लें पहले ऑप्शन की, तो वो 1/4 है। दूसरे ऑप्शन की प्रोडक्ट करें दोनों पार्ट्स की, और इसी तरह तीसरे सी वाले ऑप्शन के दोनों पार्ट की प्रोडक्ट करें, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे पास ये पहले वाले ऑप्शन में 1/4। तो ए इसका ठीक आंसर होगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए इसके मैं दो पार्ट ऐसे भी तो 24 कूलम के कर सकता था, एक 23 कूलम का चार्ज और एक 1 कूलम का चार्ज, उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट 23 कूलम आएगी।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा वो आपसे कहेगा कि एक चार्ज है उसके दो पार्ट करें तो उनमें मैक्सिमम फोर्स कब होगी, तो हाफ पार्ट पे, यानी अब देखें ना 24 कूलम का 12 कूलम और 12 कूलम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगी। आपसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो उन दोनों चार्जेस के हाफ पार्ट, हाफ एक तरफ कर देना हाफ एक तरफ, क्योंकि जब एक चीज़ के हाफ हाफ पार्ट करके मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट मैक्सिमम आती है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। एक और देखें, दो सिमिलर चार्जेस है 1 कूलम के, दोनों 1 कूलम के और उनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर का है। वो कहता है वो रिपेल कितनी फोर्स से करेंगे, तो अगेन वेरी सिंपल है, कूलम फोर्स का फार्मूला लगाएं, 1 1 दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस भी 1 है, तो के का वैल्यू पुट करें। जाहिर है कि एयर या वैक्यूम के लिए 9 10 9 होता है, तो वो पुट करें तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ए ऑप्शन। इसी तरह वो कहता है दो चार्जेस हैं +2 कूलम +6 कूलम, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब उनके अंदर -2 कूलम का हमने एक और चार्ज ऐड कर दिया, तो फोर्स कितनी हो जाएगी। बहुत ईजी है, देखें ये पहले कूलम्स लॉ का फार्मूला है। अब आप देखें कि जब आप इस -2 कूलम को इस +2 कूलम में ऐड करेंगे तो आंसर नेट 0 कूलम आ जाएगा, पहले पे चार्ज तो 0 हो जाएगा। -2 कूलम को 6 कूलम में ऐड करेंगे तो 4 कूलम हो जाएगा। जब एक चार्ज 0 हो गया तो उनके दरमियान तो फोर्स ही नहीं ऐड करेगी, तो फोर्स 0 हो जाएगी, अल्फा ऑप्शन ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, अगेन वही दो चार्जेस हैं, अब हम उनमें ऐड करेंगे -4 कूलम चार्ज, तो फिर देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितनी होगी। पहले आप लोगों ने कूलम फोर्स निकाल लेनी है इन दो चार्जेस में, ये 2 कूलम और 6 कूलम, इनमें आप लोगों ने ये फोर्स निकाल ली जो कि 12K/r² है। अब इसके बाद आपने निकालनी है -4 कूलम इन दोनों चार्जेस में ऐड करके। तो जब मैं 2 कूलम में -4 कूलम ऐड करूंगा तो मेरे पास 2 आंसर आएगा, और इस -4 कूलम को जब मैं 6 कूलम में ऐड करूंगा फिर भी 2 आया, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4K/r²। अब ये देखें, ये वाली जो फोर्स थी, जब ये मैंने -4 कूलम चार्ज इनमें ऐड नहीं किया तो ये 3 टाइम्स है इस फोर्स का, यानी ये वाली फोर्स 3 टाइम इसका कम है। इस फोर्स को इसके इक्वल लाने के लिए मैं क्या कम करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करूंगा, 1/3 साइड पे कर लें और ये एफ बन जाएगा 12K/r² ये वाला है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने -4 कूलम चार्ज इन दोनों में ऐड किया था तो हमारी जो फोर्स है वो 3 टाइम्स कम हुई है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया, इसका डेल्टा ऑप्शन है। एक और चीज़ याद रखें, मैंने देखें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना तो मैंने -2 कूलम को भी +2 कूलम लिया, क्यों, क्योंकि हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी थी। अगर मैं यहाँ पे माइनस भी ले लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, सिर्फ मेरी फोर्स नेगेटिव आनी थी। नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन के अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट साइन के, और अगर आंसर फोर्स का पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है ये फोर्स रिपल्सिव है और चार्जेस का सेम साइन है, बस इतना इसमें लॉजिक है। अब आप लोग एक और क्वेश्चन देखें, वो कहता है रेशियो निकालो इलेक्ट्रिक फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। बाकी ये सारा डाटा गिवन है, बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला लिखें, ग्रेविटेशनल के लिखें, दोनों को डिवाइड करें, r² से कट जाएगा, डिस्टेंस सेम है और वैल्यूज़ अब दो के सिमिलर चार्जेस हैं, तो Q1 Q2 की जगह Q लिख के Q² कर लें, M1 M2 की जगह M लिख के M² कर लें, वैल्यूज़ प्लग इन करें और ये रेशियो आएगी 10⁻40, जो ऑलमोस्ट डेल्टा ऑप्शन के करीब है। तो इसको आपने ज़ुबानी याद रखना है, इस रेशियो को, ये MCQs आता है। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं कूलम फोर्स इन मीडियम, यानी एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम हो तो फिर क्या होगा। तो ज़ाहिर है आप के मीडियम वाला होगा, और अब यहाँ पे देखें वैक्यूम के केस में 1/4 पाई ई नॉट था, जो के था ये वैक्यूम का था और ये परमिटिविटी बता रहा था वैक्यूम की। अब हमें के मीडियम का चाहिए, तो अब देखें के मीडियम किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई ई, यानी एप्सिलॉन मीडियम वाला। अब आप याद है कि फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मेरी सैलरी 1 लाख है, तो कोई दूसरा बंदा कहता है कि उसकी सैलरी मेरी सैलरी का डबल है, तो अब उसने अपनी सैलरी नहीं बताई, उसने मेरी सैलरी के साथ कंपेयर करके बताया है। तो सेम ये ER भी वो वाला फैक्टर है जो हम कंपैरिजन करके बताते हैं कि इसकी सैलरी इसका डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम है। मीडियम की डायरेक्ट हमें परमिटिविटी का नहीं पता होता, हम वैक्यूम की जो परमिटिविटी है E0 उसका डबल ट्रिपल है, 4 टाइम है, कितनी मीडियम की परमिटिविटी है। ये ER वो फैक्टर है जो हमें बताता है कि इस मीडियम की परमिटिविटी एयर का डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम है, तो ये ER वो वाला फैक्टर है। तो याद रखें ये जो ई मीडियम है बेसिकली ये वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ वो फैक्टर मल्टीप्लाई करें तो ई मीडियम आता है, तो ये आपने याद रखना है। अब मैं इस ई मीडियम की जगह लिख सकता हूँ E0 ER, और वैक्यूम या मीडियम के लिए ER 1 क्यों होता है। अब मैं कहता हूँ मेरी सैलरी का कंपैरिजन मेरी सैलरी के साथ ही किया जाए तो ज़ाहिर है उसकी रेशियो 1 नहीं आएगी। मैं कहता हूँ मेरी सैलरी 1 लाख है, तो मेरी सैलरी के साथ उसकी क्या रेशियो है, 1, तो इसलिए वैक्यूम का ER कितना होगा, वैक्यूम के साथ परमिटिविटी रेशियो 1 नहीं आएगी। जबकि मीडियम कोई भी होता है उसकी परमिटिविटी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से ज़्यादा होती है। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास एफ मीडियम क्या आ जाएगा, 1/4 पाई E0 ER। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि मीडियम क्या था, 1/4 पाई ई मीडियम की जगह लिख देंगे E0 ER, तो ये मैंने लिखा।
उसके बाद आप लोगों ने 1/ER साइड पे कर लेना और अंदर ये चीज़ रहेगी। अब ये चीज़ हमें पता है कि वैक्यूम की इक्वल है, तो एफ मीडियम इक्वल आ जाएगा एफ वैक्यूम ओवर ER। यहाँ से आप ER भी निकाल सकते हैं। ER रिलेटिव परमिटिविटी, बेसिकली रेशियो होती है दो फोर्सेस की, जब दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर हो या मीडियम एयर के अलावा कोई और मीडियम हो। तो अब आप लोगों ने ये वाला फार्मूला याद रखना है कि मीडियम की फोर्स कैसे निकालनी है, वैक्यूम की फोर्स से वो फैक्टर डिवाइड कर दें जो भी उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है। इसमें से मैं एमसीक्यूज भी बताता हूँ। तो पहले कंक्लूजन याद रखें कि जब भी हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम या इसका दूसरा नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक, वो दो चार्जेस में रखेंगे तो कूलम फोर्स कम होगी। कितनी कम होगी? जितनी उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है। और एफ मीडियम एफ एयर के इक्वल क्यों होती है? क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों की रिलेटिव परमिटिविटी सेम है। ये अगर आप अच्छा एक और चीज़ ये देखें, ये दो चार्जेस फ़र्ज़ करें कि एक दूसरे के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। मैं अगर मीडियम के दरमियान प्लास्टिक रख देता हूँ, अब इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो वो फोर्स 10 का 2 टाइम्स कम होकर 5 न्यूटन रह जाएगी। इसी तरह अब मैं आप लोगों को और ये देखो, दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं, ये दोनों एक दूसरे पे 32 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। अब मैं इनके अंदर पैराफिन पेपर एक मीडियम रखूंगा और उसकी परमिटिविटी होती है 2। तो जैसे ही मैंने इन दोनों चार्जेस के दरमियान उसको इंसर्ट किया तो फोर्स कम होकर 16 न्यूटन होगी। जितनी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतनी टाइम्स फोर्स कम हो जाएगी। अब मैं जर्मीनियम इन दोनों चार्जेस में रखता हूँ, उसकी परमिटिविटी 16 थी तो फोर्स 2 न्यूटन रह जाएगी। जितनी उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतनी टाइम्स फोर्स वैक्यूम की निस्बत कम हो जाएगी, मीडियम वाली। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और दूसरा ये देखें, टेबल में अगर आप देखें तो वैक्यूम और एयर दोनों की ऑलमोस्ट रिलेटिव परमिटिविटी 1 ही है, तो इसलिए हम वैक्यूम और एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 लेते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन करते हैं, वो कहता है कूलम फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान 10 न्यूटन की है जब उनके दरमियान वाटर है, मतलब ये एफ मीडियम है। अब वो कहता है कि जब इस वाटर को रिमूव कर दें तो फिर रिलेटिव परमिटिविटी, उस वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी भी उसने बता दी है। और वो कहता है वाटर जब रिमूव कर दें तो फिर ज़ाहिर है फोर्स एयर वाली या वैक्यूम वाली होगी, वो कितनी होगी। तो फार्मूला लिखे एफ मीडियम एफ वैक्यूम ओवर ER, वैल्यूज़ प्लग इन करो और यहाँ से एफ वैक्यूम आप निकाल लें। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था पास पेपर में। और उसके बाद ये अब लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ में देख लें, ये सिर्फ अच्छा ये एक्सटेंडेड चार्जेस पे एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे एक स्फेयर है, उसकी सरफेस पे ढेर सारे चार्ज हैं, तो वहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है। दूसरा मैंने आपको कहा था चार्जेस या रेस्ट पे होने चाहिए या एक रेस्ट पे हो दूसरा मोशन में हो, दोनों मोशन में होंगे तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और तीसरा मैंने आपको बता, अच्छा ये वही पॉइंट है जो मैं बता चुका हूँ। और एंड पे अभी असाइनमेंट के दोनों क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से सॉल्व करना है और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल और कंप्रीहेंसिव लेक्चर था। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिनों में वो भी अपलोड कर दूंगा। तो उसके बाद जिस तरह का भी कूलम्स लॉ में से क्वेश्चन है, चाहे MD कैट के आप स्टूडेंट है, NET के, ई कैट के, बोर्ड के, आपको कूलम्स लॉ का कोई भी MCQs कभी भी गलत नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।